मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फायोल। हमने 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज 5th प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? कहते हैं हेनरी फायोल ने जो ये प्रिंसिपल दिया है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। कहते वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम। उनका हेड भी क्या होना चाहिए? एक ही। और उनके रिगार्डिंग प्लान भी क्या होना चाहिए? एक ही। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कहते सपोज एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, नेमली स्कूटर्स एंड कार्स, हैविंग 2 डिविजन्स। ठीक है। एज ईच प्रोडक्ट की अपनी अपनी मार्केट है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, देयरफॉर ईच डिवीजन मस्ट हैव इट्स ऑन हेड्स। एक हेड स्कूटर हेड का होगा, एक हेड कार का होगा। ठीक है ना। और उनके प्लान्स भी क्या होंगे? दोनों के अलग अलग होंगे, पर दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे बेटे? अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे? फर्स्ट क्या होगा? आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। जब आप एक काइंड ऑफ एक्टिविटी डेली परफॉर्म करते हो, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी आप डेली परफॉर्म करते हो, तो आपकी उस काम में क्या आ जाती है? स्पेशलाइजेशन आ जाती है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। आपको आपके ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सेम वर्क डेली परफॉर्म करते हो तो आपकी उस काम में एफिशिएंसी हो जाती है ना। और साथ ही साथ आपके जो है कोऑर्डिनेशन भी सभी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है? बनता है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता, उस केस के अंदर क्या होगा? स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में डिफिकल्टी आएगी, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन की क्या हो जाएगी? एब्सेंस हो जाएगी। जो बेटे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के, वही अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाएगा, वही इसके नेगेटिव इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। हर मतलब प्रिंसिपल के अंदर ऐसे ही होगा। तो डिफरेंस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर? कहते ये प्रिंसिपल बताता है कि हर एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से क्या मिले? ऑर्डर मिले। मतलब उनका मैनेजर एक हो और एक ही उनको ऑर्डर दे। ठीक है। इसके अंदर क्या है? वन हेड एंड वन प्लान। ठीक है। फॉर सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? एम। कहते इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। इसके अंदर ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? जब एक हेड है एक ही एक्टिविटी के लिए, ठीक है, एक ही प्लान है, वन हेड एंड वन प्लान फॉर द सेम एक्टिविटी, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो भी आपको गिवन है, देन इससे क्या होगा? ओवरलैपिंग किसी भी तरह की नहीं होगी। इम्प्लीकेशंस क्या है? इससे इंडिविजुअल एम्प्लॉय अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर एक पर्सन को 2-3 पर्सन ऑर्डर दे रहे हैं तो इससे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर। इससे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन ज्वाइन करते हैं तो उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि हमने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट करना है? जनरल इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, ना कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को हमने प्रायोरिटी देनी है। जैसे एक परचेज मैनेजर है कंपनी का, वो 100 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करता है। ठीक है। हिज सन्स हैपन्स टू बी अ सप्लायर अलॉन्ग विद द अदर सप्लायर्स इन द मार्केट। कहते उसका सन क्या करता है? सप्लायर है, वो उसको भी सप्लाई करता है, और अदर जो सप्लायर्स हैं अलॉन्ग विद अदर सप्लायर्स इन द मार्केट। सो द मैनेजर परचेजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन एट अ रेट हायर देन द मार्केट रेट। उसने क्या किया? अपने सन से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ठीक है, कि हायर रेट पे। हालांकि मार्केट में उसे कम रेट पे मिल रहा है, पर उसने अपने बेटे से परचेज किया ज़्यादा रेट पे। सो दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली। इससे मैनेजर को पर्सनल प्रॉफिट हो गया, बट कंपनी को क्या हुआ? लॉस हुआ ना। सो ये क्या है? अनडिजायरेबल है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना, आपने जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे? फर्स्ट, ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी। ठीक है, आपने ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करना है। इससे क्या होगा? कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, और साथ ही साथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। बट अगर ये प्रिंसिपल
वॉयलेट होता है, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता तो ह्यूमैनिटी वॉयलेट होती है, ठीक है। सेकेंड, जेलसी आएगी, उससे ले लिया उससे नहीं लिया, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने मुश्किल हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन दो, जितना काम उनसे करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाए, पे किया जाए, जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सके, रेज कर सके। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन विच शुड बी गिवन दैम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनका बनता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाए, पे किया जाए। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ के अंदर एनकरेजमेंट आएगी, सेटिस्फाई होंगे जब उन्हें अच्छी सैलरीज मिलेगी, इससे उनके अंदर स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, मतलब पूरा मतलब मेहनत से पूरी हार्ड वर्किंग के साथ वो अपना काम करेंगे, और लेबर टर्नओवर नहीं होगी, जब उन्हें पता है जितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे किया जाता है तो किसी भी तरह की लेबर टर्नओवर नहीं होगी। पर इस प्रिंसिपल के वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता, एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती तो उनके अंदर एनकरेजमेंट आएगी, सेटिस्फेक्शन मतलब वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन होगी एनकरेजमेंट, ठीक है, कि वो ज़्यादा उत्साह से काम नहीं करेंगे और उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आएगी। सेकेंडली, एनकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी, वो डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करी जाती। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सुपीरियर जो है, एक फायोल का ये कहना है कि ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों चीज़ें फुली नहीं होनी चाहिए, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। सो अगर आप फुली जो है सेंट्रलाइज कर लोगे तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मन लगा कर काम नहीं करेंगे, उन्हें ये लगेगा कि हमें तो ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, बस उन्हें फॉलो करो, ठीक है ना। और अगर आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत ही केयरलेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़, बिजनेस को एक्सपेंड करना, वो सारा सुपीरियर्स के हैंड में होता है। ऑन द अदर हैंड, अथॉरिटी फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना है, एम्प्लॉयज़ को लीव ग्रांट करनी है, ये जो है सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया जाना चाहिए। मतलब जो अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, जो नहीं कर सकते वो सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी सिचुएशन देख के किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी हैं, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हैं, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, फुली मतलब स्किल्ड हैं, उनको पूरी नॉलेज है, तो वहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है। इससे जो सुपीरियर्स हैं उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम आप उन्हें डिसेंट्रलाइज कर देते हो, अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, और साथ ही साथ सबॉर्डिनेट्स को अंदर एनकरेजमेंट भी आती है, वो पूरे हार्ड वर्किंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ जो है अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। बट अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता तो उस केस के अंदर जो सुपीरियर्स हैं उनके वर्कलोड के अंदर अननेसेसरी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें पता है कि खुद सारा काम हम नहीं करना तो उनका वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ कई बार उनसे गलत डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर डिसीजन वीक हो जाते हैं जो उस केस के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो पाते, जो प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर भी क्या है, एनकरेजमेंट उनका डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे पूछा ही नहीं जाता। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा तो वर्कर्स अपने आप को जो है डाउन फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमसे कुछ भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन है जो कि मूव करता है हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के अंदर, वो भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मतलब अथॉरिटी आपको पता है ना, ऊपर से नीचे जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है। ये एक चेन है जो कि ऐसी ही चलती है, ठीक है। जैसे देखो, अगर ए ने जी को कुछ बताना है तो ए किसको बताएगा? बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को और एफ जी को। अगर जी ने
ओ से बात करनी है तो जी एफ से, एफ ई से, एफ डी से, ई डी से, डी सी से, सी बी को, बी ए को, ए एल को, एल एम को, एम एन को और एन ओ को। इस तरह से ये सारा सीक्वेंस जो है वो चलेगा। फायोल का क्या कहना है कि ये चेन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। इट मीन्स सारा का सारा कम्युनिकेशन जो इसी वे में होना चाहिए, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। सो द इम्पोर्टेंट कंडीशन हियर इज दैट नो स्टेप शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। किसी भी स्टेप को आपने इग्नोर नहीं करना। सो फायोल हैज एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। उन्होंने एक लैडर के थ्रू जो आपको बताया कि किस तरह से चेन चलती है। डबल चेन चल रही है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अगर एफ जो है वो पी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो एफ किसको बोलेगा, पहले ए तक जाएगा, फिर ए से ए तक जाएगा। कैसे जाएगा, थ्रू ई डी सी बी, ठीक है, इनके थ्रू जाएगा। और उसके बाद एल एम एन ओ के थ्रू वो किसके पास पहुंचेगा, पी के पास पहुंचेगा। तो ये पूरी सीरीज जो है वो चलेगी। इससे यूटिलिटी क्या होगी, सिस्टम बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है सबको पता होगा, प्रॉब्लम्स जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगी। गैंग प्लैंक क्या है, अगर किसी सिचुएशन के अंदर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते, उस केस के अंदर एक गैंग प्लैंक बनाया गया है जिसके अंदर एफ जो है वो डायरेक्टली पी के साथ भी कांटेक्ट कर सकता है। जब आपके पास टाइम बहुत कम है तो उस केस के अंदर आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड to establish a direct contact with the employee of equal rank in case of emergency to avoid delay in communication। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम में बताया गया कि F can have direct contact with employee P, but for doing so F and P shall have to seek the prior permission of their immediate bosses। इनसे उन्हें परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी, F को लेनी पड़ेगी E से और P को लेनी पड़ेगी O से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इस तरह से चलता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे, एक तो ऑर्डरली फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, अच्छे रिलेशन बनेंगे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी जल्दी से जल्दी क्विकली जो है वो हो जाएंगे। बट अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता तो डिसऑर्डर होगा, इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा। कई बार जो है रिलेशन के अंदर बिटरनेस आ जाती है बिकॉज आपने अपने सुपीरियर्स को, बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर्स, आपने अपने सुपीरियर्स को क्या किया, इग्नोर किया। इससे प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टाइम, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल नहीं हुई, जब चाहिए थी तब अवेलेबल नहीं हुई, क्योंकि बीच में इतने सारे पर्सन्स थे, उन तक जो है पहुँच के ही हमने इन्फॉर्मेशन आके बतानी थी। तो इस केस के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है। सो आज हमने किए 9 प्रिंसिपल्स तक हमने कंप्लीट कर दिया, स्केलर चेन तक। हमारे 5 प्रिंसिपल्स और पेंडिंग पड़े हैं, वो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।